गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का वन शॉट वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न अलग वीडियो में, दूसरा प्रश्न अलग वीडियो में, तीसरा प्रश्न अलग वीडियो में, तो तीनों प्रश्न का अलग अलग वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का वन शॉट। एक और जरूरी बात, हमारा प्रयास है कि आप जो अभी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, किस चैनल पर, इजी गाइडेंस 1, इजी गाइडेंस 1, यह जो चैनल है जिस पर अभी आप पढ़ रहे हैं, इस पर अभी फिलहाल मैथ चल रहा है, मैथ का पढ़ाई हो रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स, क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश और उसके साथ साथ संस्कृत। हमारा प्रयास है कि सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाएगा। मैथ फिलहाल तो चल ही रहा है, साइंस भी, अब कल साइंस का पहला वीडियो भी मिल जाएगा। सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से, आपकी पूरी तैयारी इस एक चैनल के माध्यम से आसानी से हो सकती है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही समझ के साथ। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसका हम लोग करने वाले हैं अभी वन शॉट। और वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, हमेशा की तरह प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, सीखिए कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल, पहला इक्वेशन है x + y = 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा इक्वेशन है x - y = 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब जो पहला समीकरण है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, कैसे लागू होता है, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि देखिए, ये है x + 4, किसी भी इक्वेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले समीकरण से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है x + y = 14। तो अगर हम यहाँ पे x का मान निकालें तो हम लिख सकते हैं 14, y का प्रतिस्थापन करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -y। तो यहाँ पे x = आया 14 - y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि यह जो समीकरण 3 का जो मान है, हम किसी भी समीकरण में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में ही रखते हैं। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम समीकरण 3 का मान रखते हैं तो देखिए यहाँ पे है x, तो x का मान कितना है 14 - y, तो 14 - y, इसके बाद से -y = 4। ठीक है, अब माइनस का एक y है, माइनस का एक y है, तो यहाँ पे माइनस का जब साइन सेम होता है तो जुड़ जाता है, साइन रह जाता है। तो -2y = लिख सकते हैं 4, और 14 का पक्षांतर करेंगे, 14 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2y = देखिए ये 14 जो है ये माइनस में है, 4 जो है प्लस में है, तो ज़्यादा में से कम वाला घट जाएगा, ज़्यादा का साइन रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -10। अब यहाँ पर y से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 10 कैंसिल, कितना बार में, 5 बार में। तो y का मान आ गया यहाँ पे कितना, 5। y का मान कितना आ गया,
y का मान आ गया 5। अब काम करते हैं, y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y का मान रखते हैं तो क्या होता है, देखिए यह है x प्लस y, तो y का मान कितना है 5 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का पक्षांतर करेंगे, ये 14 है, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो अतः हल बराबर x का मान कितना आ गया 9 आ गया, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। यही हो जाएगा आपका उत्तर, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हल सबसे पहले लिख देना है। हल में जो s बाई टी इज इक्वल टू 3 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम लोग s का मान इसमें से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू 3, ठीक है, पक्षांतर करेंगे, t इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस टी, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 यानी इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको आगे हम लोग हल करें तो 3 का और 2 का जो एलसीएम होता है ये 6 हो जाता है। तो 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 से s में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 6 को इस 6 से और इसको इससे। इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ नहीं है यानी कि 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या है, s इज इक्वल टू है 3 प्लस टी, तो यहाँ पे है 2 और s इज इक्वल टू है 3 प्लस टी, ठीक है ना। इसके पास है 3t इज इक्वल टू 36 तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 3 और 2 5t हो जाएगा, 5t बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इधर 36 है, इधर 6 का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 5 जो है t से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यानी 5 से 30 कट सकता है कितने बार में, 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में। तो 6 का मान आ गया है, t का मान यहाँ पे आ गया 6, t का मान आ गया 6। अब इस t का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं t का मान किस समीकरण में रखें, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s 6 का पक्षांतर करेंगे तो 3, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, प्लस 6, तो s का मान आ गया कितना 9। तो यहाँ पे हल हो जाएगा, हल
अरे अल नहीं, हल, हल। तो यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, तो टी का मान आया है, यहाँ पर टी का मान आया है 6 और एस का मान आया है 9। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला का तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और इसी में दूसरा समीकरण जो है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं अगर समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो दूसरा समीकरण में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, इज इक्वल टू 9 है। तो अगर इसमें हम कॉमन लें तो अगर 3 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या है, एक्चुअली में समीकरण 2 ही है, इसमें हम 3 कॉमन ले लिए हैं। जब 3 हम कॉमन ले लिए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 बिल्कुल एक समान है। जब हम इसे कंपेयर करेंगे a1 बाई a2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/3, यानी कि यह हो जाएगा 1। इसी तरह b1 बाई b2, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 1। इसी तरह c1 बाई c2 और कंपेयर करें तो यह हो जाएगा फिर अगेन 3/3, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तीनों बराबर आ रहे हैं। तो हमें पता है जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, और यह बराबर है तो होता है c1 बाई c2 के। तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनती है वह समपाती रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती हैं, समपाती रेखाएं बनती है। जब समपाती रेखाएं बनेंगी तो क्या होगा, इनके अनगिनत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है ना। तो इसका एक आंसर हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर हैं। तो इनके क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है ना। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला का चौथा प्रश्न। तो पहला का चौथा प्रश्न क्या है, यह है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे यह प्रश्न देख करके आप लोग को डर लगा होगा कि ये तो पॉइंट में है, कैसे बनेगा। तो आप लोग का डर सबसे पहले खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को हम हटा देते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट को हटाने के लिए दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, यह है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। जब इसको हम लोग पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये 13 है, यहाँ पर 3y पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 3y। साथ ही यह जो 2 है यह x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा तो उधर डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। चलिए इसी तरह अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 0.4x
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इस पूरे में पुनः क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, 10 से गुणा कर देना है। तो जब 10 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर भी हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 23 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5y जो इधर इस तरफ प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -5y और साथ ही साथ 4 इधर गुणा कर हो जाएगा तो भाग करेगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 में 4 का मान रख दीजिए या समीकरण 4 में 3 का मान रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, 4 का मान रखने पर चलिए रख देना। समीकरण 3 में 4 का मान रख देते हैं, ये रहा 3, यहाँ पे x है तो x का मान है 23 माइनस 5y बाई 4 बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब क्या करना है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दूना 46 और 5 दूना 10 माइनस 10y बराबर 13 चौके 52 माइनस 3 चौका 12y। अब चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं, तो माइनस 10y, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 12y, ठीक है ना। ये है 52, ये 46 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस 46। तो देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, 2y आएगा, 2y बराबर 52 में से 46 जाएगा तो ये बच जाएगा 6, कितना बच जाएगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। अब y का मान आ गया तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर चलिए, तो 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y का मान आया है 3, y का मान कितना आया है, 3 आया है बाई 2। तो देखिए 13 3 तरीका 9 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आया है यहाँ पर 2 और y का मान आया है यहाँ पर 3, y का मान यहाँ पर आया है 3। और हम लोग इसका हल किस विधि से ज्ञात किए हैं, तो हम लोग इसका हल ज्ञात किए हैं प्रतिस्थापन विधि से इसका हल हम लोग क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम देखते हैं पहला का 5वां प्रश्न। तो पहला का 5वां प्रश्न है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर रूट देखे होंगे तो घबरा गए होंगे, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस प्लस √3y, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √3y, ठीक है ना। और यहाँ पर √2 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा √2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः √3x माइनस √8y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √8y बाई √3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर प्लस माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, इधर
गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ठीक है। चलिए मान रख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x इज इक्वल टू -√3y बाई √2। अब यहाँ पर समीकरण 1 ये है, इसमें 2 का मान रखना है, तो 2 का मान क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है √8y बाई √3 इज इक्वल टू -√3y बाई √2। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, तो ये हो जाएगा √16y बराबर -√9y। तो 16 क्या चीज का रूट होता है, तो 16 4 का रूट होता है, और 9 का चीज का रूट होता है, तो 9 3 का रूट होता है। कौन चीज का रूट होता है, 3 का रूट होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4y -3y का पक्षांतर करेंगे इधर आएगा +3y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0/7। तो यहाँ पे 0 में संसार के किसी भी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y का मान आ गया यहाँ पे क्या, 0। y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख ले या समीकरण 2 में रख ले तो हमें मिल जाएगा क्या, x का मान। तो चलिए हम y का मान किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू -√3 y का मान है 0/√2। तो यहाँ पर ये 0 से, अब संसार का कोई भी संख्या हो उसमें जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0/√2। तो पुनः x बराबर भी क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पे y बराबर भी आ गया है 0 और x बराबर भी आ गया है 0। तो ये होगा आपका हीरो, यानी कि आपका उत्तर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का छठा प्रश्न, जो कि क्वेश्चन 1 का अंतिम प्रश्न है। तो इसको भी हल करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे हल करना है। तो इसको हल करने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हल करते हैं इसको। तो हल सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल। तो हल पहला है 3x/2, तो यहाँ पे बाई 2, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अगर इसका हम एलसीएम निकालें 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 जो है 2 से 3 बार में कटेगा, तो 3 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, माइनस 3 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5×2 10y इज इक्वल टू -2। अब इसका हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो x बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -12, इधर -10y, इधर प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में, +10y/9। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। ठीक है ना। अब पुनः अगर दूसरा इक्वेशन देखा जाए तो दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है। तो अगर इसका हम एलसीएम निकाल दे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2x + 3y। 2x + 3y कैसा है आप लोग पता ही है ना, 3 से 6 2 बार में, तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो बाई 13/6। तो यहाँ पे ये 6 जो है 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13
13, तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 3y बाई 2 इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करना है, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देना है, पुट कर देना है। चलिए तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो एक है ये, 2 है ये आएगा 13 माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y बाई 9 ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9 117 माइनस 9 3 27y इज इक्वल टू 12 दूनी 24 माइनस 24 प्लस 10 दूना 20y। अब चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं तो माइनस 27y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 20y माइनस 27y माइनस 20y ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस 24 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 117 तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस 47y बाई 117 और 24 तो 7 4 11 का 1 और 3 और 1 4 141 हो रहा है। कितना हो रहा है 141। तो 141 जो है 47 से कट सकता है क्या, 47 से 40 दूना 80 4 हाँ कट सकता है, 3 बार में कट सकता है, करके देख लीजिए आप लोग। 47 इंटू 3 तो 7 3 21 का 1 2 हाथ में और 3 चौका 12 और 2 14 141। तो 47 से 141 3 बार में कट जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इधर माइनस में है तो इधर माइनस 3, y इक्वल टू आ गया यहाँ पे -3। अब जब y का मान अब किसी भी हम लोग समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यह आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि x का मान कितना आ रहा है। इसमें रख दीजिएगा आप y का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में y का मान रख दीजिएगा -3 और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि x का मान कितना आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो हम लोग पढ़ लिए, समझ भी लिए। चलिए इसको हल करते हैं। क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आप ये जो दो समीकरण दिया गया है तो दोनों समीकरण से आप x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और x और y का मान ज्ञात करने के बाद जब आप इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपको m का मान मिल जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 11 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 3y और बाई 2 जो है इधर गुणा कर दीजिएगा तो भाग करेगा। इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। इसी तरह दूसरा जो समीकरण है वह है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो इसमें भी अगर हम x का मान निकालें तो x का मान क्या निकाल सकता है, माइनस 24 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में प्लस 4y बाई 2, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4।
समीकरण 4, ठीक है ना। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 4 का मान रख देना है या समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रख देना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान रखने पर तो 2x इजिकल टू यहाँ पे क्या है -24 प्लस 4y बाई 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, इस पूरे को करना है 2 से और इस पूरे को करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि, चलिए करके देख लेते हैं। 24 दूना 48 माइनस 48 प्लस 4 दूना 8y बराबर 11 दूना 22 माइनस 3 दूना 6y। अब चर को एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ करते हैं तो यह हो जाएगा 8y, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, प्लस 6y इज इक्वल टू 22, माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, प्लस 48। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर देखिएगा तो ये हो जाएगा 8 और 6 14y, 8 6 14y, और ये 48 और 22 50 20 70, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14 से 70 कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान आ गया यहाँ पर 5, y का मान आ गया 5। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो किस में रखते हैं, इसमें हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x है, 2x प्लस 3y का मान कितना है 5 है इज इक्वल टू 11। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 15, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में 11 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2, तो ये हो जाएगा -2। अब x और y का मान आ गया, तो अब यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है, तो x और y के मान इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है ना, तो y का मान कितना है 5 है, m x का मान कितना है माइनस का 2 है प्लस 3। तो देखिए 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब यहाँ पे -2m को अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा 2m, और 5 को उधर लेके जाए, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा -5 में से -3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और 2 इधर गुणा कर जाएगा तो भाग करेगा, तो m का मान आ जाएगा -1, m का मान कितना जाएगा -1, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके उसको किया है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हल करते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, और उस प्रश्न को, उस समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनको हल करना है, ठीक है।
तो पहला प्रश्न जिसमें है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया नहीं है, कुछ कंडीशन बताया है कि दो संख्या जो है उनका अंतर 26 है और पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए बना करके दिखाते हैं कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर हल, सबसे पहले लिख देते हैं हल। अब हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि पहली संख्या x क्या है, x है। इसी तरह मान लेंगे माना कि दूसरी संख्या y क्या है, y। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है बाबू, 26 है। कितना है, 26 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दो संख्या, पहली संख्या माने है x, दूसरी संख्या माने है y। तो अगर हम x में से y को घटा दें तो 26 हो जाएगा, यही कह रहा है प्रश्न में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ पे पुनः प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए तो फिर से पढ़िए प्रश्न में कि क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना। मान लीजिए अगर पहली संख्या x है जो कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर समझिए ये पहले से ही ज्यादा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे कि 2 है, पहली संख्या मान लेते हैं कि 2 है और दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी है, तो 2 इसका 3 गुना यानी कि इंटू 3 करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम लिख दिए x इज इक्वल टू वाई इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों। अब देखिए, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y है, तो हम एक काम करते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यह समीकरण 1 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, x की जगह पे रखते हैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 13, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जब y का मान आ गया 13, y का मान कितना आ गया 13 आ गया, तो हम क्या करते हैं कि y के मान को समीकरण 2 में रख कर x का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देना। तो ये है क्या है, x इज इक्वल टू 3y, तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। तो हमारे पास पहली संख्या आ गई 39, दूसरी संख्या आ गई 13। तो देख लीजिए यहाँ पर पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुना है ना। तो पहली संख्या आ गई 13, दूसरी संख्या आ गई 39। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, तो इसको आप लोग नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन 3 का दूसरा प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि दो संपूरक आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखिए इसको भी हल करके दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग भी हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब जब दो कोण मिलकर जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। इसी तरह पूरक कोण होता है। पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं पूरक कोण। और जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां पर चलते हैं प्रश्न अनुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण सबसे पहले मान लेते हैं, पहले तो मानना ही पड़ेगा, तब प्रश्न अनुसार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री। कितना डिग्री है? x डिग्री है। इसी तरह माना कि छोटा कोण बराबर y डिग्री है। कितना डिग्री है? y डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर संपूरक कोण कर रहा है, तो संपूरक कोण बराबर हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ये कहाँ से आया है? यह प्रश्न अनुसार आया है, प्रश्न अनुसार। ठीक है ना। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखा जाए, पुनः प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए तो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। 18 अधिक है। तो अगर हम दोनों को बराबर लिख दें, x और y को बराबर लिख दें, छोटे कोण और बड़े कोण को दोनों को बराबर लिखे, तो हम कब बराबर लिख सकते हैं? जब छोटे कोण में जितना अधिक है उतना जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 2। ठीक है ना। अब चलिए, अब क्या कर दें, फिर से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पर x का मान है y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक और y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री
-18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा तो ये बच जाएगा 162। 2y इज इक्वल टू 162, तो 162 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। तो एक कोण हमको मिल गया, छोटा वाला कोण हमको मिल गया 81 डिग्री। कितना डिग्री? 81 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं बड़ा वाला कोण यानी कि x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। क्या है? x प्लस y का मान है 81 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 81, 180 माइनस 81, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 99। तो पहला कोण आ गया 99 डिग्री, दूसरा कोण आ गया 81 डिग्री। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का दूसरा प्रश्न। बहुत ही आसान, आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं, इसमें क्या बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले लिख देंगे हल, सबसे पहले लिख देंगे क्या? हल। उसके बाद से मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए। कितना रुपए है? x रुपए है। इसी तरह मान लेंगे, माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपए है। मूल्य y रुपए है। कितना रुपए है? y रुपए है। अब चलते हैं क्या? प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में? 3800 रुपए में खरीदा गया। 3800 रुपए में खरीदा गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाए कितना? 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y इज इक्वल टू 3800 लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए 7x 6y को उधर करें तो ये हो जाएगा 3800, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में -6y, ठीक है ना। पुनः इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7x, 7 को उस तरफ करते हैं, 7 को उस तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा 3800 -6y। 7 इधर क्या कर रहा है? x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब पुनः प्रश्न अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। पुनः प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है बाबू? तो कह रहा है कि पुनः उसने बाद में 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1700 रुपए में, 3 बल्ला तथा 5 गेंद, कितना गेंद? 5 गेंद कितना में? 1750 रुपए में, 1750 रुपए में खरीदा। तो 3 बल्ला, एक बल्ला की कीमत x रुपए तो 3 बल्ला की कीमत 3x हो जाएगा। एक गेंद की कीमत y रुपए तो 5 गेंद की कीमत 5y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1750। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण
समीकरण 3। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1750, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 5y और 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो डिवाइड, इसको हम मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 में समीकरण 4 का मान रख देते हैं या समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर तो ये है 1750 माइनस 5y बाई 3 बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे और इसको इससे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 का 0 लिख देना है, 7 5 35 का 5 8 से 3, 7 7 49 49 और 3 52, 49 और 3 52, 52 का 2 हार से 5, 7 एकम 7 5 12, 12,250, 7 5 35 माइनस 35y इज इक्वल टू, अब इधर देखिए 2 को 0 है तो पहले 2 को 0 कर देंगे, ठीक है ना। 8 3 के 24, 24 का 4, 24 के 4 हार से 2, 3 3 के 9, 9 2 11, 11,400, 3 छक्के 18 माइनस 18y। अब इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, हर को एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो माइनस 35y इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में प्लस 18y इज इक्वल टू, यह है 11,400, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में माइनस 12,250। तो 35, ये इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है तो घट जाएगा, तो 35 में से 18 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 17y। कितना y? 17y इज इक्वल टू, अब 11,400 में से 12,250 घटाएंगे, ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 600 और 250 850, 6 2 850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 850। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 850 बट्टा माइनस 17, तो 17 से 850 कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या, देखिए कि y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 50, y का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो हम काम करते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण x का मान निकल जाएगा, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800, 6 35, तो ये हो जाएगा 300। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे हैं ये वाला यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 300 बटा 7। तो x बराबर 38 में से 300 जाएगा तो 3500 बट्टा 7, 7 से 3500 कट जाएगा कितना बार में? 500 बार में। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा, 500, यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य आ जा रहा है, या कितना? यह आ रहा है 500 रुपये, और गेंद का मूल्य तो आया है कितना? 50 रुपये। एक बल्ला का कीमत है 500 रुपये और एक गेंद की कीमत है 50 रुपये। ये हो जाएगा हमारा
आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का चौथा प्रश्न। हमेशा की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। और फिर आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? देखिए यहाँ पर समझिए कि नियत भाड़ा क्या होता है। जैसे कि नियत, अगर इसको बात की जाए कि इसको पहले समझ लीजिए। नियत, नियत मतलब होता है फिक्स्ड। नियत मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है ना। तो फिक्स्ड भाड़ा क्या होता है? जैसे कि आप अगर किसी गाड़ी पे चढ़े, किसी बस पे चढ़े हैं, तो जैसे ही आप बस पे चढ़े तो आपको जो भी वहां पे शुल्क हो, 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, जो भी शुल्क हो वो आपका लग जाएगा। जैसे ही आप बस में चढ़े आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नियत भाड़ा। उसके बाद से आप जितना किलोमीटर जाइएगा, जितना भी किलोमीटर आप जाइएगा उसका किराया अलग से लगेगा। समझिए, इसको इस प्रकार समझिए। अगर कभी आप टिकट बुक किए होंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, तो जब टिकट आप बुक करते हैं तो उस पर टिकट का प्राइस दिखाता है, जहां भी आपको जाना होता है उस यात्रा का दूरी का वह किराया दिखाता है। लेकिन जब बुक किया जाता है तो उसके अलावा अतिरिक्त शुल्क और उसमें 40 रुपये ऐड हो जाता है। उसी को बोलते हैं नियत, फिक्स्ड किराया, है ना, कि वह शुल्क आपका लगेगा ही लगेगा, वह नहीं लगने का कोई नौबत ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं नियत शुल्क। उसके बाद से आप जितना भी दूरी जाए उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। कितना रुपए? 100 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद से प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, इसको मान लेते हैं y रुपये। कितना रुपए? y रुपये। चलिए अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये था, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये लगता है। तो प्रश्न अनुसार चलना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105। तो सबसे पहले तो नियत भाड़ा आपका लग ही जाएगा। जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे तो आपका तो नियत भाड़ा तुरंत देना पड़ेगा कि हाँ ये आप चढ़ने का किराया बस इतना लगेगा ही लगेगा। उसको क्या माने? एक्स माने हैं, तो इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है ना। उसके बाद से आप जितना दूरी जाइएगा, तो 10 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो 1 किलोमीटर के लिए माने हैं y रुपये। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10y। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस 10y। तो कितना लग रहा है? ये लग रहा है 105 रुपये। कितना लग रहा है? 105 रुपये, ठीक है ना। इसको आगे और हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं x = 105, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, -10y, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक आप लोग को। पुनः प्रश्न अनुसार हम चलते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार देखिए कह रहा है क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तब का लगेगा ही लगेगा। प्लस कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर चल रहे हैं। 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। 15y हो जाएगा। कितना लग रहा है? 155 रुपया लग रहा है, 155 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 155, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, -15y। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम काम करते हैं
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या रख देते हैं यहाँ पर। तो ये है जो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 105 10y। तो समीकरण 1 में रख बोले हैं, तो 2 का मान तो ये है 155 माइनस 15y बराबर 105 माइनस 10y। तो एक काम करते हैं कि चर को एक तरफ लाते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 15y माइनस 10y, इधर आएगा तो प्लस में प्लस 10y इज इक्वल टू 105, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 155। तो ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान आ जा रहा है कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 50 10 बार में, तो y का मान आ गया कितना 10, यानी कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा है। 1 किलोमीटर कितना रुपये लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। तो नियत भाड़ा निकालने के लिए अब y का मान अगर किसी भी समीकरण में रख दे तो नियत भाड़ा भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना। चलिए x प्लस 10, y का मान आया है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, ये ना है जी। चलिए उसमें भी रखेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो नियत भाड़ा का कितना है, 5 रुपए है। नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपए है, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वह 10 रुपए है। अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो नियत भाड़ा तो आपका है, ये है कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, यानी 25 y है। ठीक है ना, कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पर x का मान है 5 प्लस 25 और y का मान कितना है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 250, तो 250 प्लस 5 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 255 रुपया। कितना रुपए, 255 रुपये। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का 5वां प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 5वां प्रश्न, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेंगे भिन्न बराबर माना कि भिन्न बराबर x/y, क्योंकि भिन्न जो होता है यह x/y के फॉर्म में होता है, तो हम भिन्न क्या मान लिए, x/y मान लिए। ठीक है ना। अब हमको चलना है प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार जी, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि अंश और हर, ऊपर वाला को कहते हैं अंश, ऊपर वाला क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है ना। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर
2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, x बाई वाई है, इसमें अगर 2 जोड़ दें, इसमें अगर 2 जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/11, 9/11। तो इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11x प्लस 11 दूना 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूना 18। तब हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9y प्लस 18, 22 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -22/11 इधर गुणा करना इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 9y माइनस है 22 है प्लस 18 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/11। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा पुनः प्रश्न अनुसार अगर देखेंगे हम, तो प्रश्न अनुसार पुनः अगर प्रश्न अनुसार देखा जाए तो क्या कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दिया जाए x और y में, x और y में अगर 3 जोड़ दी जाए, दोनों में अगर 3 जोड़ दिए जाए, 3 जोड़ दिए जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, 5/6। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 5y प्लस 15 और 15 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस -18/6, तो x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको पता है, समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे, ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 1 में 2 का मान, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो ये कितना आ रहा है, ये है समीकरण 1 में, तो ये है 5y माइनस 3/6 बराबर 9y माइनस 4/11। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी, तो 11×5 = 55, 55y माइनस 11×3 = 33 बराबर 6×9 = 54, 54y माइनस 6×4 = 24। तो ये हो जाएगा 55y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, -54y इज इक्वल टू -24 इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है ना, प्लस 33, तो 6 3 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 55y में से 54y जाएगा तो y बचेगा y, और 33 में से 24 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 6 3 9 24, तो 24 और 6 3 9, y का मान आ जा रहा है 9, y का मान कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए जब y का मान 9 आ गया तो हम काम करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 रख देते हैं, हमको x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए बाबू यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब y का मान जो 9 है तो यहाँ पर समीकरण 1 है तो y की जगह पर यहाँ पर 9 रख देना है, बाकी आप लोग को मान निकाल देना है, और इसका मान निकाल करके आप लोग को कमेंट करना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं, बना करके इसको भी आप लोग को हल दिखाते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु तो यह कितनी मान लेते हैं, यह मान लेते हैं x,
क्या मान लेते हैं, x। इसी तरह मानना पड़ेगा, माना कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं y वर्ष। कितना वर्ष, y वर्ष। ये x वर्ष है, ये y वर्ष है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, कहाँ से चलते हैं, प्रश्न अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु, तो यह कितनी हो जाएगी, देखिए। और अभी x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह अभी हम यहाँ पे बराबर लिख रहे हैं, लेकिन बराबर अभी होगा नहीं, देखिए। उसी तरह जैकब के पुत्र का 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यह ज्यादा है, तभी तो इसका 3 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। तो ये हो जाएगा x, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 3y, ठीक है ना। 15 उधर जाएगा तो माइनस है, तो 15 में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए यह 15 है, 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 तो 15 में से -5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लिए समीकरण 1। चलिए इसी तरह पुनः प्रश्न अनुसार अगर चला जाए तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो यह 5 वर्ष पूर्व का रहा है, यानी कि x - 5 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर y - 5। कितना कर रहा है, जैकब का आयु जो है यह उसके पुत्र की आयु से 7 गुना था। कितना था, 7 गुना था। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पुत्र में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है ना। अब देखिए y वाले को इधर लाएंगे, x - 7y हो जाएगा, ठीक है। अब 35 -35 है, इधर जाएगा तो +5, तो ये हो जाएगा x - 7y = -30। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग समीकरण 1 से भी आगे बढ़ सकते हैं, समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 से हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 क्या है, x - 3y = 10 है। क्या है, 10 है। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10, उधर जाएगा तो प्लस में +3y, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। तो यहाँ पे x का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - 7y = -30। तो x का मान कितना है, 10 + 3y - 7y = -30। तो प्लस में ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में से इस प्लस वाला घट जाएगा तो ये -4y,
ठीक है, ये -30, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -10। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, अभी नहीं, अभी कैंसिल नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ये -4y है, -4y है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -40 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 40/4, ये कट जाएगा 10 बार, तो y का मान आ गया यहाँ पे 10। y का मान कितना आ गया 10। तो y हम क्या माने हैं, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y माने हैं, तो y जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, 10 वर्ष। अब y का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, निकाल ले क्या, चलिए निकाल लेते हैं। समीकरण 3 में ही इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख देते हैं। 3 क्या है, x = 10 + 3, y का मान कितना है 10 है, तो 10 + 30, ये हो जाएगा 30 और 10 40, x का मान आ जाएगा 40। तो जैकब का वर्तमान आयु कितना आ गया, यह आ गया 40 वर्ष। कितना वर्ष, 40 वर्ष। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न। आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।